देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोरोना का संक्रमण तेज हो गया है और ऐसे में यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को टालने की मांग उठने लगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार चुनाव टालने पर विचार करने की बात कही है, तो वहीं ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आयोग किन धाराओं के तहत चुनाव को टाल सकता है। कोरोना वायरस का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट अब डराने लगा है और देश में ओमिक्रॉन के मामले 350 के पार हो चुके हैं। तो एक्सपर्ट ने साल की शुरुआत में तीसरी लहर की आशंका जताई है। तो वहीं एक और कोरोना के नए मामले बढ़ने लगे हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक रैलियां जारी हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी चुनाव टालने की अपील की है। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य सचिव आयुक्त ने कहा कि अगले हफ्ते यूपी दौरे पर हालात की समीक्षा करेंगे और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी चुनावी रैलियों और जमावड़ों पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर हुई है। तो वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यूपी चुनाव टालने की आशंका जताई है और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या सच में चुनाव को टाला जा सकता है। अगर चुनाव टलते हैं तो क्या होगा, ये सवाल भी जरूरी है। को बता दें कि यूपी में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे कोरोना के जो आंकड़े हैं वो भी रफ्तार पकड़ते दिख रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोरोना का संक्रमण तेज हो गया है और ऐसे में यूपी के साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर आंकड़ों पर नियंत्रण नहीं होता है तो क्या चुनाव टाला जा सकता है। इलेक्शन कमीशन इसके लिए कोई निर्णय लेगी और अगर चुनाव टाला जाता है तो हालांकि रैलियों पर तो प्रतिबंध लग जाएगा, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रचार करने का समय मिल जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। थैंक यू जी, अगर देश में चुनाव टलते हैं तो इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा राजनीतिक पार्टियों पर? देखिए, पहली बात तो चुनाव टलने की उम्मीद बहुत कम है। पिछले साल की देखिए जब कोरोना का सेकेंड वेव आई थी तो चुनाव थे, प्रचंड चुनाव हुए, पूरी तैयारी के साथ राजनीतिक पार्टियों में सहभागिता दिखाई। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो अन्य 5 राज्यों में चुनाव होने हैं इधर 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, वो टलने की उम्मीद कम है। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव टाले जाएंगे, लेकिन अगर टलते भी हैं तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको ये फायदा होगा कि उस दिन उसको राजगद्दी संभालने के लिए और मिल जाएगी और बहुत सारी चीजें करने का मौका मिल जाएगा। और जो विपक्षी दल है उनके लिए थोड़ी सी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। उनको जितनी मेहनत उन्होंने करी है, क्योंकि अगर कोरोना की वजह से इलेक्शन को टाला जाएगा तो रैलियों पे भी रोक लगाई जाएगी, जो फिजिकल गैदरिंग हो रही है उस पर भी रोक लगाई जाएगी। आज तक में उत्तर प्रदेश में देखिए माननीय योगी जी ने नाइट करते लागू कर दिया, गैदरिंग 200 तक रेस्ट्रिक्ट कर दी। तो ये सारी बातें अगर वास्तविक रूप से मानी जाए तो दोनों पार्टियों पर असर पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव को टालने की जरूरत नहीं है। जितनी भी कन्वेंशन पार्टियों को करने की उन्होंने कर ली है, बाकी जो कन्वेंशन वो करना चाहते हैं, रैलियों को संबोधन करना चाहते हैं, वो वर्चुअल मोड से भी कर सकते हैं। जब वर्चुअल मोड से सरकार के सारे कार्यक्रम हैं तो वर्चुअल मोड से भी रैलियां भी हो सकती हैं। नहीं, देखिए जिस तरीके से देखा गया कि जो पंचायत चुनाव थे वो भी कुछ समय के लिए टाल दिए गए थे और उसके बाद जब कोरोना की स्थिति स्थिर हो गई थी, केसेस काफी कम हो गए थे, तब उन्हें कराया गया था। तो उसके बाद अब ये तो वो तो फिलहाल पंचायत चुनाव थे, वहां पर रैलियों का तो फिलहाल जमावड़ा नहीं होता था, लेकिन इसमें तो हजारों क्या लाखों की संख्या में भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया जाता है कार्यकर्ताओं को। तो ऐसे में कोरोना के फैलने के चांसेस तो ज्यादा हैं। तो क्या ये रैलियां भी कोरोना को बढ़ावा दे रही हैं यशवर्धन जी? इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो कोरोना है उसके बढ़ने का एकमात्र कारण है कि भीड़ लगना। जब ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट बढ़ता है तो कोरोना फैलता है। ये कोरोना का जो बेसिक नेचर है। तो जाहिर सी बात है कि जब रैलियों में लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी और वहां पर 2 सेंटीमीटर की दूरी भी लोगों में नहीं रहती है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं, तो ऐसे में अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित होगा तो वो अपने साथ हजारों को संक्रमित करके ले जाएगा। और जिस तरीके से जो डॉक्टर का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो तीसरी लहर आ रही है ओमिक्रॉन की, इसमें इन्फेक्शन का रेट पहले वायरस से कभी ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा तेजी से इन्फेक्शन होगा और बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगा। तो उस केस में या उस डॉक्टर की अगर इस बात को माना जाए तो फिर तो अगर लाख आदमी की भीड़ हो रही है और वहां पर
एक आदमी भी संक्रमित है तो कितने हजार लोगों को संक्रमित करेगा। फिर वो लोग जब अपने अपने घरों में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, दूसरी जगह पर जाएंगे, तो ये संक्रमण इतनी तेजी से फैल जाएगा कि फिर संभाले नहीं समझेगा। तो ये समझदारी यहाँ आदमियों की भी बनती है कि वो गैदरिंग को करें, ज्यादा लगाएं, सभी की समझदारी का अल्टीमेटली इनका होगा। राजनीतिक पार्टियों को नुकसान नहीं होगा, सरकार को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ नाम मात्र के लोग हैं। इनको चलाने वाले, इनको बढ़ाने के लिए जो लोग हैं वो इंसान होते हैं, और कोरोना हमेशा इंसानों को प्रभावित करता है। दिलीप जी, देखिए ऐसा मानना है विशेषज्ञों का कि जिस तरीके से कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका अंदेशा मार्च या अप्रैल में लगाया जा रहा है कि वो मार्च या अप्रैल में आएगी, और कहीं ना कहीं ये जो समय होगा वो चुनाव का होगा। तो ऐसे में क्या अगर एकदम से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ने लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन को तो इसीलिए बैठाला ही जाता है, या वो जो बॉडी है उसका यही दायित्व है कि वो सुचारू तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराए। वो सुचारू तरीके से कराने में एक व्यवस्था ये भी आती है कि अगर कहीं किसी इंसान को खतरा हो रहा है, या जो ये जो गणतंत्र है, इलेक्शन की वजह से जनतंत्र को खतरा हो रहा है, उनकी जान माल को खतरा हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की सबसे पहली संवैधानिक ड्यूटी यही है कि वो उस खतरे को रोके। और यहाँ पर अगर खतरा सर्वविदित है, हम देख रहे हैं कि हाँ ये खतरा हो सकता है, तो खतरे को पहले से माफ करके उस खतरे को रोकने में जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए, एडवांस में लेना चाहिए। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए एक ओछी राजनीति ही कही जा सकती, क्योंकि जिस तरीके से देश में त्योहारी सीजन है, कल क्रिसमस का त्यौहार है, आगे नववर्ष का त्यौहार है और फिर होली का त्यौहार है, तो त्योहारों पर तो पाबंदियां लगाई जा रही, जहां पर एक लिमिटेड भीड़ होती है, लेकिन रैलियों में जहां अंधाधुंध भीड़ होती है वहां पर जिस तरीके से हमें भीड़ देखने को मिलती है या कार्यकर्ताओं को भीड़ जुटाने का लक्ष्य दिया जाता है, तो ऐसे में क्या रैलियों पर पाबंदी लगनी नहीं जरूरी है? बिल्कुल लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए? तो सवाल ही नहीं है कि रैलियों पर पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। त्योहारों से भीड़ नहीं इकट्ठा होती है, त्योहारों में तो लोग छोटी भीड़ लगाते हैं, लोग अपने घरों में इकट्ठा होते हैं, या थोड़ा बहुत बाजारों में भीड़ हो जाती है, और उसमें भी लोग ये ख्याल रखते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं, दुकानदारी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रैलियों में किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। और ये रैलियां हमेशा आयोजित की जाती है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, और राजनीतिक पार्टियां अपने आप को जनप्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य इस बात से उनके जन को खतरा हो, उस बात को ना करें। तो अगर रैलियां करने से जनता को खतरा हो रहा है तो उनको रैलियां नहीं करनी चाहिए, और सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और जनता को खुद भी इस बात का संज्ञान देना चाहिए। जी बिल्कुल। दिलीप यशवर्धन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से रैलियों में भीड़ जुट रही है और क्या देश में चुनाव चलेंगे, ये देखने वाली बात होगी।